हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर को, जो भी हाल ही में मार्च में हुआ है ना। महाराष्ट्र स्टेट का जो सेट एग्ज़ाम हुआ है, सेम पैटर्न होता है हमारे जैसे जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट के एग्ज़ाम होता है, सेम वैसा ही पैटर्न में होता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे उस सेट एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर को, उसका आंसर्स भी देखेंगे और जो कुछ एक्सप्लेनेशन पॉसिबल है, जिसको इस वीडियो लेक्चर में जो एक्सप्लेन किया जा सकता है उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी करूँगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो लेंदी है, उसको हम सिर्फ आंसर देखेंगे, उसको आने वाले वीडियो लेक्चर में कवर कर लेंगे। एक चीज़ मैं और बता दूँ कि ये महाराष्ट्र स्टेट का जो सेट एग्जाम है ये दो लैंग्वेज में होता है। एक तो होता है इंग्लिश में दिया है इसमें, इंग्लिश लैंग्वेज में, और दूसरा है आपका मराठी लैंग्वेज में, है ना। तो हिंदी में नहीं मिलेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि सब क्वेश्चंस को हिंदी में भी एक्सप्लेन करूं, है ना। मैक्सिमम वर्ड को हम समझें, क्वेश्चंस को, एग्जाम क्वेश्चंस का डिमांड क्या चीज़ है, और उसके बेस पे हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि हमें हर स्टेट का सेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते रहना है। इससे क्या होगा, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं नया नया, है ना। उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन भी कर पाते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में समझने वाले हैं महाराष्ट्र एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को, और क्वेश्चन का लेवल भी मैं बता दूं, नॉर्मल ही था, वैसा ही क्वेश्चन का लेवल आपको देखने को मिल सकता है सीजी सेट एग्जाम में भी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पर एक एक करके सब क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। देखेंगे आगे पूरा सब क्वेश्चंस को हम कवर कर लेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ये दिया है टीचिंग एप्टीट्यूड से। क्या है ये? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड आर यूज्ड बाय द टीचर इन विच लेवल ऑफ द टीचिंग। तो टीचिंग लेवल में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, किस में यूज़ किया जाता है, टीचर का बोलता है। तो देखिए, टीचिंग का मैक्सिमम 3 लेवल है टीचिंग का, है ना। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो मेमोरी लेवल में बच्चे को पहले याद कराना सिखाया जाता है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो समझता है उस चीज़ को, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल में जो समझा है उसके बेस पे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, मैंने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, मराठी लैंग्वेज में दिया है, जो समझ से नहीं समझ में आएगा, है ना। तो इस चीज़ को याद है, या फिर जैसे कुछ कुछ समझ जाएंगे। देखिए लिखा है समस्या निराकरण। तो कौन सा मेथड, समस्या निराकरण के लिए कौन सा पद्धति को हम यूज़ करते हैं शिक्षक लोग। ठीक है, तो क्या है वो? रिफ्लेक्टिव लेवल है। अगला है फीडबैक ऑफ क्लासरूम टीचिंग। क्लासरूम टीचिंग का दिया है ना। फीडबैक फ्रॉम, किन से फीडबैक लेना है? इज ए वैल्यूएबल फीडबैक फॉर टीचर। तो टीचर के लिए क्लासरूम टीचिंग में किन किन से फीडबैक लेता है जो टीचर के लिए वैल्यूएबल हो। तो आंसर क्या है इसका? स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। लाइब्रेरियन का फीडबैक लेकर के टीचर को कोई बेनिफिट नहीं हो सकता, है ना। लाइब्रेरियन का फीडबैक नहीं चाहिए। किनका चाहिए? और कलीग्स का भी फीडबैक से कोई स्टूडेंट के लिए कोई बेनिफिट नहीं है ना, टीचर के लिए कोई वैल्यूएबल फीडबैक नहीं होगा। टीचर को ये जानना है कि जो वो पढ़ा रहा है वो बच्चा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो एक तो बच्चा के थ्रू समझ सकता है ना, स्टूडेंट कितना समझ रहा है, तो उसका फीडबैक बहुत जरूरी है। साथ में उनके पेरेंट्स का फीडबैक बहुत जरूरी है कि बच्चे को सच में वो चीज़ को वो अप्लाई कर पाता है कि नहीं पाता है, जो कुछ क्लास में पढ़ाया जाता है। तो क्या है इसका आंसर? आंसर सी है, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं स्टैंड फॉर, मैंने पढ़ाया है स्वयं पोर्टल के बारे में। इसका फुल फॉर्म क्या होता है पूछा है ना। मेरा आप हायर एजुकेशन वाले वीडियो लेक्चर को देखिए, जिसमें मैंने पूरा कवर करा दिया है हायर एजुकेशन सिस्टम को पूरा डिटेल में। इसमें मैंने ये सब चीज पॉइंट्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है ना। तो स्वयं का फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो आंसर क्या है इसका? डी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये। अगला देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इज अ मोर सुटेबल मेथड फॉर रोल ऑफ टीचिंग हिस्ट्री। अब देखिए, मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री को अगर आप किसी को पढ़ाना है, किसी को इतिहास को पढ़ाना है, तो कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंटल मेथड लिखा है, प्रायोगिक विधि। तो आपको सिंपल सी बात है, प्रायोगिक जो पद्धति है कि विधि है, ये साइंस वालों के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि साइंस में एक्सपेरिमेंट सेक्शन होता है। डेमोस्ट्रेशन भी मैक्सिमम आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में नहीं हो पाता। तो डिडक्टिव मेथड तो है ही नहीं, है ना। तो आंसर क्या है इसका? रोल प्ले मेथड। क्योंकि आपको किसी को भी किसी सिचुएशन को समझाना है, किसी स्टूडेंट को अगर आप क्लास ले रहे हैं, हिस्ट्री को आप पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चे को किसी, अगर हमारे हिस्ट्री के बारे में बताना चाह रहे हैं कि आप स्वतंत्रता संग्राम के टाइम का कुछ सिचुएशंस को बताना चाह रहे हैं, तो अगर आप रोल डिवाइड कर दो सबके में, है ना, कि ये बन गया, ये बन गया, इस टाइप से अगर रोल हम डिवाइड कर दें, चाहे मंगल पांडे के टाइम की हो, कुछ भी। हिस्ट्री है क्या? हिस्ट्री हमारा सिचुएशन है जो पास्ट है, जो हम अभी देख नहीं सकते, तो उसको हम रोल डिवाइड कर दें, सबको किसी न किसी की भूमिका दे दें, उसके बाद उसको समझाना पढ़ाना बहुत आसान होता है। इसीलिए हिस्ट्री को पढ़ने के लिए रोल प्ले मेथड इज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं 5th नंबर। लर्निंग प्रोसेस इज ए मॉनिटर्ड बाई। अब लर्निंग प्रोसेस कितना सीख रहा है, इस मेथड को अगर मॉनिटर करना है, लर्निंग कितना सीख रहा है, इसको आपको जानना है, तो इसको कौन से इवोल्यूशन मेथड से जाना जाता है? तो ये है
फॉर्मेटिव इवोल्यूशन मेथड। तो सब ही क्या है, इवोल्यूशन का मेथड है, बट इसको किस में देखा जाता है, फॉर्मेटिव में, क्योंकि इसमें सब इंक्लूड हो जाता है। तो लर्निंग प्रोसेस इज मॉनिटर्ड बाय द फॉर्मेटिव इवोल्यूशन प्रोसेस। अभी मेरा इसके बाद अभी हम पीपल इन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं, है ना। इसके बाद मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड पे भी क्वेश्चंस आएगा, वीडियोस आएगा, वीडियोस में पूरा हम कवर कर देंगे, तो आपको और आसानी हो जाएगी। अगला देखते हैं, ये रिसर्चर मस्ट हैव। तो एक रिसर्चर के पास, एक शोध करने वाले के पास क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, उसका सब्जेक्ट में मास्टरी होना चाहिए, उसको अपने सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ना, मास्टरी अवर ओन सब्जेक्ट, मतलब खुद के सब्जेक्ट में उसको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नॉलेज अबाउट रिसर्च, रिसर्च के बारे में जानकारी होना चाहिए। रिसर्च एटीट्यूड, मतलब रिसर्च करने का उसका मन में होना चाहिए कि रिसर्च एटीट्यूड होना चाहिए। तो सब को मिला करके क्या बोलते हैं उसको, रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये रिसर्च एप्टीट्यूड में ना सब इंक्लूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड में ये सब इंक्लूड है। तो आंसर क्या होगा, रिसर्चर मस्ट है, मतलब होना ही चाहिए, इन सब चीज होना चाहिए उनमें। एक ही चीज से नहीं होगा कि अपने उसको मात्र अपने सब्जेक्ट में मास्टरी है तो नहीं हो पाएगा रिसर्च, क्योंकि अभी डेट में मैक्सिमम रिसर्च इंटरडिसिप्लिनरी होता है। जैसे अगर केमिकल साइंस में रिसर्च आपको करना है, केमिस्ट्री में, तो आपको फिजिक्स भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, मैथ्स भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, और अदर साइंस भी आना चाहिए। तो आपको अपने सब्जेक्ट में मास्टरी है, मतलब अच्छे से आप जानते हो, तो भी आपका रिसर्च उतना इम्पैक्टफुल नहीं हो पाएगा अगर आपको अदर सब्जेक्ट के बारे में भी नॉलेज नहीं है। तो इसलिए हर सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। नॉर्मल अगर देखा जाए तो मास्टरी अवर ओन सब्जेक्ट तो सही है, बट हम रिसर्च एप्टीट्यूड से कंपैरिजन करेंगे तो रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब उसमें सब इंक्लूड हो जाता है। तो आंसर क्या है इसका, B6 का। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज कॉल्ड। तो क्वालिटेटिव रिसर्च है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च में रिकॉर्डिंग ऑफ किसका, रिकॉर्डिंग क्या कहलाता है, मेमोइंग। तो इस चीज को याद रखेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव नोट्स, जो चिंतनशील जो नोट्स है आपका, है ना, रिफ्लेक्टिव नोट्स का रिकॉर्डिंग क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या कहलाता है, मेमोइंग कहलाता है। इस चीज को भी आप याद रखना है। क्लियर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, फॉर डिटेक्टिंग इरर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में डिटेक्ट करना है, किसको निकालना है, इरर को, त्रुटि को, द अप्रोप्रिएट डाटा टूल विल बी। तो इस टाइप के प्रोसेस को अगर आपको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इरर को डिटेक्ट करना है, इरर को निकालना है, मतलब जो भी कमियां हैं बच्चों में उसको ढूंढना है, तो किस टाइप का आप टेस्ट करेंगे डाटा कलेक्शन के लिए। तो इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर है आपका 8 का B, डायग्नोस्टिक टेस्ट, नैदानिक। मतलब जो भी इरर्स बच्चों में आ रहा है, जो भी बच्चे को डाउट हो रहा है, आप उसी टाइम उसका निदान करना है, आपको डायग्नोसिस करते जाना है। इस टाइप का जब टेस्ट करेंगे ना, अप्रोप्रिएट डाटा टूल फॉर, तो तब ज़्यादा सही होगा बच्चों को पढ़ाने में, समझाने में। ठीक है, तो आंसर क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट। 9 का देखते हैं, इफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज सम एक्सट्रीम स्कोर्स देन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी विल बी। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन है किससे, डेविएशन से, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन से, है ना। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के एक्सट्रीम स्कोर्स, मतलब बहुत पास के स्कोर्स है, तब कौन सा आप यूज करेंगे। तो 9th का आंसर है इसका B, क्वार्टाइल डेविएशन, चतुर्थक विचलन करके है इसको। ठीक है, डायरेक्टली एक चीज आप सिंपल, जब इस सब चीज को पढ़ा जाएगा तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ रिसर्च जर्नल इज डिसाइडेड ऑन। देखिए, रिसर्च जर्नल का जितना ज़्यादा साइटेशन होता है ना, उतना अच्छा होता है वो। प्रिंटिंग ऑफ द जर्नल, अगर किस जर्नल में आपका पेपर प्रिंट हो रहा है, ये भी बहुत मायने रखता है, बहुत अच्छा चीज़ है वो। पब्लिशर भी बहुत मायने रखता है कि कहाँ पे आपका पब्लिश हो रहा है, किस पब्लिशर के अंदर में जर्नल्स होते हैं, तो कौन से पब्लिशर पब्लिकेशन में आपका पब्लिश हो रहा है, कौन से जर्नल में आपका हो रहा है, और कितना साइटेशन है, मतलब कितने बार देखा गया है। बट उसका स्टैंडर्ड किससे निकाला जाता है ना, जर्नल का स्टैंडर्ड। देखिए यहाँ पर किसका स्टैंडर्ड बोला है, जनरल का। क्या आप बोलेंगे ना, जैसे मान ले एक पब्लिशर है, पब्लिशर के अंदर बहुत सारे मान ले जनरल्स हैं, तो आप बोलेंगे कि जनरल्स किसका अच्छा है, कौन सा जनरल अच्छा है पब्लिश करने के लिए। तो हर एक जनरल का अपना एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है, उसका एक वैल्यू होता है, इम्पैक्ट फैक्टर जिसको बोलते हैं। तो जिसका इम्पैक्ट फैक्टर ज़्यादा होता है ना, वो जनरल क्या होता है आपका, वो आपका बेस्ट होता है रिसर्च के लिए। तो इम्पैक्ट फैक्टर आप याद रखेंगे, ये जनरल को समझाने के लिए। रिसर्च कितना अच्छा है ये बात वो अलग मैटर है, आपने रिसर्च किया कितना अच्छा नहीं, यहाँ पे पूछा जा रहा है जनरल, जिस जनरल में आप पब्लिश करना चाहते हैं उनका स्टैंडर्ड की बात किया जा रहा है। तो उसका स्टैंडर्ड किस पे डिपेंड करता है, इम्पैक्ट फैक्टर पे करता है। ठीक है, तो 10th का आंसर है B। अब समझ गए होंगे, ये है हमारा, ये देखिए ये पैसेज का क्वेश्चन है ना, 11 to लेकर 15 तक। इसको भी पूरे इंग्लिश में है, ये पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में है, और इधर मराठी लैंग्वेज में, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसको सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाएंगे, जिसमें मैं इसको सबको जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा हिंदी में, है ना, तब जाकर के इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो अभी हम इसका क्या करें, सिर्फ आंसर देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो द वर्ड इज नियरली अपोजिट इन मीनिंग ऑफ डिफाइल इज, इसका आंसर है 11 का A। ठीक है,
उसके बाद 12 का आंसर देख लेते हैं। 12 का आंसर है ए एंड सी, ए भी है और सी को भी लिया है, ठीक है। 13 का आंसर देख लेते हैं। 13 का आंसर है बी और 14 का आंसर है डी। आप इसको कोशिश कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं हमने से ना पैसेज को। 14 का आंसर है डी, 15 का आंसर है बी एंड सी, बी एंड सी दोनों आंसर है। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें देखना था, है ना। उसके बाद है 11 से लेकर के 15 तक था, ये देख लेते हैं एक बार कितना था 11 से 15। 16 से क्वेश्चन को देखते हैं ना। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, अब देखिए ये क्वेश्चन हमसे बन सकता है। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन इज बीइंग शेयर्ड एमंग ऑल द मेंबर्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, अगर कुछ नोटिफिकेशन जैसे आता है उस सभी को शेयर किया जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात करें ना, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्फॉर्मेशन होता है कि कल छुट्टी है, कि कुछ कल मीटिंग है, अगर सबको बुलाना है तो क्या करते हैं, सबको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, शेयर किया जाता है ना। तो इस टाइप की कम्युनिकेशन को क्या बोला जाता है? तो सिंपल सी बात मैंने बताया था, अपवर्ड किसको बोलते हैं? अगर नीचे वाला जो है, नीचे ग्रेड वाला ऊपर ग्रेड तक लेटर पहुंचा रहा है वो कहलाता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो, लेकिन सेम लेवल पे है ना। आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपने अपने कंपनी में आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि कल मीटिंग होगा, कि कल छुट्टी है, जो भी, तो उसको क्या बोलेंगे? वो इंटरनली हो रहा है आपका, आपके कंपनी में आंतरिक अंतर्गत हो रहा है, अपने कंपनी के अंतर्गत हो रहा है ना। अपने कंपनी का ही मामला हो गया ना, इंटरनल मामला हो गया। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? इंटरनल। अगर हमें इसी इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देना होता, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अलावा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में भी इन्फॉर्मेशन देना होता ना, सूचना पहुंचाना होता, तो क्या कहलाता है? एक्सटर्नल। तो ये क्या कहला जाएगा? इंटरनल। डाउन वन अपवर्ड भी मैंने बता दिया है, कम्युनिकेशन वाले वीडियो लेक्चर में डिटेल में सब चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। अगला देख लेते हैं, कल्चरल डिफरेंसेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर में अफेक्ट। अब कल्चरल अगर डिफेक्ट है, मतलब धर्म, जाति, लिंग, है ना, इन सब, जैसे कोई अदर स्टेट से है, मैसेज जो बोलने वाला है ना, मैसेजर है, सेंडर जो है वो अदर स्टेट का है और रिसीवर जो है अदर स्टेट का है, तो ये तो कल्चरल डिफरेंसेस आएगा, क्योंकि लैंग्वेज में, उनके भाषा में, उनके रहन सहन में। तो इसको क्या बोलते हैं? ये क्या चीज़ के लिए अफेक्ट करेगा? तो इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये प्रभावी संचार के लिए क्या है? ये अच्छी बात नहीं है, अफेक्ट करेगा ही। तो आंसर क्या होगा? तो कल्चरल डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर में अफेक्ट इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन। 17 का आंसर क्या है? सी। ये सब चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ है। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टेबल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू पर्सन। तो किनके द्वारा कहा गया है कि जो कम्युनिकेशन है वो सूचनाओं का आदान प्रदान है और अंडरस्टेबल है, किसके बीच? दो पर्सनों के बीच के, मतलब समझदारी के बीच का ट्रांसफर है, ठीक है, सूचनाओं का। देखिए ना, कम्युनिकेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ अंडरस्टेबल इंफॉर्मेशन। देखिए कम्युनिकेशन क्या है? ऐसा इंफॉर्मेशन जो समझा जा सके, किनके बीच? टू पर्सन्स के बीच में। वो किनके द्वारा बोला गया है? तो आंसर क्या है इसका? आंसर है बी, जी ब्राउन के द्वारा बोला गया है। इस चीज़ को आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में सोन बाई। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आप कैसा शो कर सकते हो? तो देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होता है? मैंने बोला था, जो हमारे पास सेंडर है, हमारे पास जो सेंडर है वो मैसेज को भेजा, पहुंच गया रिसीवर के पास। किसके पास? रिसीवर के पास। तो जैसा हमने मैसेज को सेंड किया था वैसा ही मैसेज अगर उसके पास चला जाए तो ये क्या कहलाता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन कहलाता है। मतलब पूरा एग्जैक्टली और जैसा हम चाह रहे थे कि जैसा वो समझे वैसा ही वो समझा, तो क्या कहलाता है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसके बीच कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो इसी को लिखा है, देखो नीचे में लिखा है एमएस, क्या लिखा है आपको? मैसेज सेंड बाय द सेंडर है। एमएस क्या है? मैसेज जो सेंडर ने सेंड किया, और मैसेज रिसीव्ड बाय द रिसीवर, वो मैसेज क्या है? रिसीवर ने कैसे रिसीव किया। इसको कैसे, अब कैसे होना चाहिए? अगर मैसेज जो सेंड किया है कौन? सेंडर, वो सेम टू सेम जाना चाहिए किसके पास? सॉरी, इसको लिखते हैं ना, मैसेंजर, मैसेज जो सेंड किया है सेंडर के द्वारा, वैसा ही मैसेज अगर जाए किसके पास? रिसीवर के द्वारा। मतलब इक्वल होना चाहिए दोनों, तब जाकर के क्या बोलेंगे इसको? हम इसको बोलेंगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इसमें तो ऐसा डायरेक्टली दिया नहीं है, तब देखिए ऑप्शन क्या हो सकता है? प्लस माइनस वाला तो नहीं हो सकता, प्लस माइनस मतलब सेम नहीं होगा, इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हो, तो फर्स्ट वाले में देखेंगे तो क्या लिखेंगे? एम एस इज इक्वल टू माइनस इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया एम आर हो गया। इस वाले में क्या होगा? एम आर पहले है, इज इक्वल टू एम एस है। यहाँ पे लिखा है ना, एम एस क्या है? मैसेज सेंड और मैसेज रिसीव। तो सिंपल सी बात है, सेकेंड वाला ऑप्शन भी इक्वल टू जीरो है, बट हो क्या रहा है? रिसीव पहले हो जा रहा है, मैसेज बाद में जा रहा है, तो ये गलत हो जा रहा है। फर्स्ट में क्या है? देखिए फर्स्ट में मैसेज पहले सेंड हो रहा है और सेम मैसेज कहाँ पर जा रहा है? रिसीवर के पास। तो ये क्या है? एग्जैक्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो समझ में आ गया। अब इसको ए का आंसर क्या होगा? तो एम एस इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, है ना, एम एस माइनस एम आर इज इक्वल टू जीरो है। तो एम एस एम आर उधर जाएगा तो प्लस होके एम आर। तो जैसा मैसेज सेंड हुआ
ये हो गया आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आता है तो इसको बनना चाहिए आपसे, है ना, बहुत आसान था। अब प्लस माइनस है मतलब ऊपर नीचे हो रहा है मैसेज का, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका आंसर बता दूं, ए आंसर है, ठीक है। आंसर क्या है, ए। इस चीज़ को भी याद आपको रखना है। 19 का ए हो गया। अब चलते हैं 20। द एलिमेंट विच बैडली अफेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इज कॉल्ड। तो ऐसा चीज़ जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है तो क्या है, इसको हमने देखा था, नॉइज़। हल्ला जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। नॉइज़ भी क्या है, बहुत बड़ा बैरियर है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। तो आंसर क्या होगा 20 का डी। अगला चलते हैं 21 में। द नंबर ऑफ 8 बीट कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर का अलग अलग बीट होता है, 16 बीट, 32 बीट, है ना, वैसे 8 बीट कंप्यूटर वर्ड फॉर्म्ड बाई 0s एंड 1s विथ एग्जैक्टली 3 1s एंड 5 0s इज। इसका आंसर क्या होगा, एक कंप्यूटर से रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन है ये, है ना। इसका आंसर है बी 56, ठीक है। इसको बाद में देखेंगे। अगला है द फॉलोइंग इज ए लिस्ट ऑफ वेरियस कमिटीज विद देयर मेंबर्स। अलग अलग कमिटीज दिया है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ना। तो इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से बनता ही है। इसका आंसर क्या होगा, इसको डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी 0, ठीक है। मतलब जो इसमें क्वेश्चन बोला गया है वैसा पॉसिबल है ही नहीं। इसमें लिखा है हाउ मेनी वेज कैन वी सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कमिटीज सो दैट नो टू कमिटीज हैव सेम रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसको डिटेल में समझेंगे रीजनिंग वाले में, है ना, ये थोड़ा लेंदी है। अगला चलते हैं 23 क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन का आंसर क्या है देख लेते हैं। इसका आंसर है आपका सी 12 नंबर, ठीक है। उसके बाद है 24 का भी आंसर क्या है, सी है 4 आवर्स, है ना। ये सब रीजनिंग का, इसको आप ट्राई करेंगे। 25 का आंसर गलत नहीं लिया गया है, विलोपित है ये, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन सही नहीं है, इसका आंसर दूसरा होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए ये विलोपित है। 25 का क्वेश्चन क्या विलोपित है। 26 को देख लेते हैं अब, इसको हम समझ सकते हैं, ये थोड़ा आसानी है, जो अभी पॉसिबल है बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इन ए रनिंग रेस रानी वाज बिहाइंड शोभा। तो इसमें ये बोल रहा है कि एक रेस हो रहा है जिसमें रानी जो है किसके पीछे है, शोभा के पीछे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं आप, शोभा लिख दीजिए यहाँ पे, है ना। मान लेते हैं रनिंग डायरेक्शन इधर है, इधर दौड़ रहे हैं सब लोग, ये आगे है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या है बोले हैं, इसके पीछे है रानी, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब देखो हु वाज अहेड ऑफ अदिति। अब जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो इसमें ये बोल रहा है किसके बारे में बता रहे हैं, इन रनिंग रानी वाज बिहाइंड शोभा एंड हु वाज अहेड ऑफ अदिति। और जो शोभा है वो अदिति से भी आगे है बोल रही है। तो अदिति से भी आगे है मतलब यहाँ पर ही होगी अदिति, ठीक है। अदिति कहाँ होगी, यहाँ होगी। अब देखो, और रेहाना वाज बिहाइंड अदिति, क्लियर। तो रेहाना जो है वो किसके पीछे है, वो अदिति के पीछे है, क्लियर, अदिति के पीछे है। और अहेड ऑफ रानी, और रानी से आगे है, रानी से आगे है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया था कि शोभा जो है रानी से आगे है, तो शोभा आगे है। उसके बाद अदिति के बारे में बताया गया कि अदिति शोभा के पीछे है, बट रेहाना से, ये क्या है, रेहाना, है ना, रेहाना से आगे है। और रेहाना के बारे में बताया गया कि रेहाना रानी से आगे है। तो एक सीक्वेंस क्या हुआ, रानी सबसे पीछे, उसके बाद ये सेकंड नंबर पे, उसके बाद ये थर्ड नंबर पे, उसके बाद ये फोर्थ नंबर पे। मतलब देखेंगे तो ये फर्स्ट है, उसके बाद ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो आंसर क्या है, शोभा अदिति रेहानी रानी। आंसर इज बी। 26 का आंसर क्या है, बी। शोभा के बाद अदिति, अदिति के बाद रेहाना, रेहाना के बाद रानी। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। अगला देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन ए मीनिंगफुल या लॉजिकल ऑर्डर इंडिकेटिंग ए करेक्ट सीक्वेंस। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसको आपको नॉर्मली अरेंज करना है लॉजिकल ऑर्डर में। हम जो देखते हैं जैसे कि अब घर बनाते हैं वाला कॉन्सेप्ट में, अगर हमें घर बनाना है तो हम किस प्रोसीजर में चलते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे। सबको पता है घर जब हम बनाते हैं सबसे पहले फाउंडेशन उसका दिया जाता है। उसका जो फाउंडेशन जो होता है ना, सबसे पहले जब हम फाउंडेशन बना लेंगे तब आप आगे उसमें क्या करोगे, एक एक करके स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले फाउंडेशन मतलब देखिए 4 सबसे पहले होना चाहिए था। 2 ऑप्शन है हमारे पास। अब उसके बाद 2 और 3 में हमें डिसाइड करना है बस कि 2 और 3 में पहले कौन सा होगा। तो देखिए वॉल और फ्लोर। तो जब आप फाउंडेशन जब बना लेते हो आप, तब क्या करते हो, उसके बाद आप दीवार खड़ा करते हो। उसके बाद दीवार का काम हमारा स्टार्ट कर देते हैं, वॉल का काम होता है ना। फ्लोर तो बाद में आएगा, फ्लोर तो लास्ट में होता है। फ्लोर को डेकोरेट करना, कि फ्लोर को परफेक्ट देना, और लास्ट तक काम है। सबसे पहला क्या होता है, फाउंडेशन होता है, फिर वॉल होता है, वॉल दीवार खड़ा करते हैं। और जब हम दीवार खड़ा करते हैं, दीवार बनाने का टाइम है, उसमें विंडोज़ लगाया जाता है। थर्ड में क्या हो जाएगा, विंडोज़, इसलिए थर्ड देखिए। फिर फिफ्थ क्या दिया है, रूफ। फिर उसके बाद आप जो ढलाई वाला काम करते हैं, रूफ। उसके बाद आप रूम को बनाते हैं। सबसे पहले फाउंडेशन दे दिए, दीवार बना दिए, दीवार में अब
जब दीवार आप खड़ा कर रहे हैं, दीवार जब आप बना रहे हैं उस टाइम आप रूम का मैप आप बना के दीवार उठाते हैं, बट रूम बना नहीं रहता है। रूम तो जब पूरा काम होने के बाद रूम एक्चुअल रूम बनता है ना, तो रूम बनता है उसके बाद है लास्ट में आपका फ्लोर। तो आंसर क्या है आपका 1 मिनट है ना, आंसर है सी। 27 का आंसर क्या है सी। सबसे पहला क्या बना है यहाँ पे फाउंडेशन, एक सेकंड में क्या है आपका वॉल, थर्ड में क्या है आपका विंडोज, फिर उसके बाद क्या है फिफ्थ क्या है आपका रूफ, ठीक है। उसके बाद है थर्ड फ्लोर, लास्ट में है आपका रूम। हाँ फ्लोर पहले बनेगा फिर रूम बनेगा, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका सी। आंसर क्या है सी। आप देख सकते हैं पहले दो ऑप्शन में बस 4 नहीं था तो हटा दिए हम लोगों ने। सबसे पहला ये फाउंडेशन के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, इसी दोनों में देख लीजिए। फाउंडेशन के बाद क्या आएगा, वॉल से ही आएगा, फ्लोर तो लास्ट में आता है ना, तो ये हो गया 2, ठीक है। फ्लोर बनने के बाद को रूम को डेकोरेट किया जाता है तो 6 लास्ट में आएगा, ठीक है। देख लीजिए इसको, इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हॉर्स इज ए हर्बीवोरस एनिमल्स। तो हर्बीवोरस मतलब होता है शाकाहारी, हर्बीवोरस एनिमल्स। तो जो घोड़ा है वो शाकाहारी जानवर है बोल रहे हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज एग्जाम्पल ऑफ, ये स्टेटमेंट किसका एग्जाम्पल है। तो आप इसको अनुमान नहीं लगा रहे हैं, आप इसको कंपैरिजन भी नहीं कर रहे हैं, है ना। आप प्रत्यक्ष परसेप्शन की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष आप लोगों ने देखा है तभी आप बोलेंगे। हम लोग जानते हैं कि हॉर्स इज शाकाहारी, क्यों है वो, क्योंकि प्रत्यक्ष है, मतलब डायरेक्ट हमारा परसेप्शन, हम जानते हैं इसको, अनुमान नहीं है ये, ठीक है। तो इसकी याद रखेंगे। 28 का आंसर है ए। 29 का आंसर देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड कंक्लूजन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। तो 2 स्टेटमेंट दिया जाता है और उसके बेस पे आपको निष्कर्ष निकालना रहता है। तो समझते हैं, देखिए सम एलिमेंट्स आर इंटेलिजेंट। अब देखिए मैं मान लेता हूँ 100 एनिमल्स हैं। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक ऐसी, अब नंबर लीजिए, कुछ भी नंबर लेके बनाइए इसको। 100 एनिमल्स है जिसमें से मैं बोल रहा हूँ सम एनिमल्स आर इंटेलिजेंट, मतलब कुछ उसमें से इंटेलिजेंट। मैं मान लेता हूँ कि 40 क्या इसमें से इंटेलिजेंट है। क्लियर है, स्टेटमेंट को समझे। उसके बाद क्या है, इंटेलिजेंट एनिमल्स आर मंकीज। जितने इंटेलिजेंट हैं ये सब क्या है, मंकी है। यही क्या है, मंकी है, मतलब यही सब बंदर है। तो अब ये इतना स्टेटमेंट तो दे दिया है। अब इसके बेस में कंक्लूजन क्या है, ऑल मंकीज आर इंटेलिजेंट। सही है, देख सकते हो जितने भी मंकीज हैं, है ना, उतने सब के सब क्या है, इंटेलिजेंट है, मतलब 40। तो ऑल मंकीज आर इंटेलिजेंट, तो कंक्लूजन 1 इज करेक्ट। हॉर्सेज आर इंटेलिजेंट, क्या घोड़े बुद्धिमान हैं। घोड़े बुद्धिमान जब हमें बताया कि 40 इंटेलिजेंट हैं और 40 के 40 मंकी हो गए हैं, तो जो बचा है इसमें से 100 में 40 तो मंकी, और जो जानवर है जिसमें से घोड़े भी हैं, है ना, हॉर्स है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, क्योंकि वो बचे हुए में है, उस बाकी के 60 में है। 100 में 40 इंटेलिजेंट था और 40 के 40 क्या बन गया, मंकी हो गए, तो बाकी 60 बचे, तो 60 वाला तो इंटेलिजेंट है नहीं, तो घोड़ा इंटेलिजेंट नहीं। तो आंसर सेकंड कंक्लूजन इज नॉट करेक्ट। तो आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट ए। 29 का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का ए। क्लियर, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को बनाना ही सबको। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायग्राम से, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स शोन द करेक्ट रिलेशनशिप एमंग द टर्म्स। अब आपको डायग्राम के बेस में बताना है रिलेशन को। जैसे वुमेन है, एक महिला है, स्त्री है, एक मैरिड हो सकती है विवाहित के लिए, और एक एंटरप्रेन्योर्स मतलब उद्योग, लघु उद्योजक, मतलब वो काम करने वाली समझ सकते हैं इसको, है ना। तो इन सब चीज़ों को आप ऐसे दिखाना है आप लोगों को ताकि आप उस सब चीज़ को शूट करें। देखिए इस वाले में मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसमें मान लो बीच अंदर कर लेते हैं वोमेन, है ना, वोमेन लेते हैं, उसके बाद मैरिड लेते हैं, या उसके बाद आप एंटरप्रेन्योरशिप को लेते हैं, तो जितने भी वोमेन है ना, मान ले जो भी लेते हैं, आप किसी को भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी का एग्जाम्पल लीजिए। इसका मीनिंग ये होता है, इस वाले डायग्राम का मीनिंग ये हो रहा है कि जो नीचे वाला है वो ऊपर वाला है ही, मतलब अगर वोमेन नीचे में सब के सब मैरिड हैं, सब के सब मैरिड हैं और सब के सब क्या है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, मतलब काम करने वाली है। तो ये पॉसिबल तो नहीं है ना, कुछ वुमेन है इसमें से जो शादी की होंगी, मैरिड होंगी, कुछ नहीं होंगी, कुछ काम कर रही होंगी। तो इस टाइप के एक्सप्लेनेशन को कौन समझाएगा। इस वाले में देखिए, अगर इसको मैं वुमेन ले लेता हूँ, इसको मैरिड ले लेता हूँ, इसको एंटरप्रेन्योरशिप ले लेता हूँ, इसमें तो ये हो गया कि जो वुमेन है उसमें से कुछ मैरिड है, लेकिन इसमें से कुछ भी इसमें सूट नहीं कर रहे, कोई भी काम नहीं करती है। इसका मीनिंग ये हो गया ना कि जो भी महिला है वो काम नहीं करती। कौन काम करती है, सिर्फ मैरिड लोग काम कर रहे हैं। समझें इसको, किसी एग्जांपल को लेकर के समझेंगे तभी समझ में आएगा। तो कोई ऐसी भी महिला हो सकती है जो मैरिड नहीं भी हो और काम कर रही हैं, तो ये भी सूट नहीं करेगा। इसमें देखिए इंटरकनेक्टेड सब, देखिए इसमें भी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, मतलब एक ही महिला तीनों काम भी कर सकती है, वो मैरिड भी हो सकती है, वो महिला भी है
वो काम भी कर रही है, एंटरप्रेन्योर भी है। तो इस टाइप का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। अब इसको समझने के लिए ना आपको सबसे पहला तो है कि आप एग्जाम्पल को डायरेक्टली लिखें इसमें, जैसे मैंने बोला ना ओमेन है, डब्ल्यू लिखे, एम लिखे, ई लिखे, इस टाइप से आप लिख के उसको ना करेंगे तब आपको जल्दी से समझ में आएगा। तो आंसर क्या है इसका? सी। इसमें सब इंटरकनेक्टेड है। जो मैरिड है, ओमेन मान लेते हैं ये मैरिड है, ये काम करने वाली इंटरप्रेन्योर है, सब एक दूसरे कनेक्टेड। वो मैरिड भी हो सकती है, वो नहीं भी हो सकती है, वो काम करने वाली। तो इस टाइप से रिलेशन है जो। अब ये भी अलग है, एक सेपरेट कर दिया एक को, एक ओमेन है मान ले, एक ओमेन है, ये दोनों अलग है, तो ऐसा हो नहीं सकता, तीनों इंटरकनेक्टेड है। तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर सी। आंसर क्या होगा? सी। अब ये देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन से इसको सेपरेट वीडियो लेक्चर में बनाएंगे, है ना, पूरा इसमें टाइम लगता है। तो इसको देखेंगे, इसका आंसर देख लेते हैं। 31 का आंसर है ए, ठीक है, आप ट्राई करें अपने से। 32 का आंसर है बी, उसके बाद 33 का आंसर है आपका डी। 33 का आंसर है डी, ठीक है। अब हम 34 35 को समझ लेते हैं, ये पॉसिबल है समझना, ठीक है, अभी बन सकता है मतलब ये। अब देखिए ये क्वेश्चन दे दिया 34 एंड 35 को, इस डायग्राम को देखना है हमें और इसके बेस पे हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन जो दिया उसको बनाना है। देखिए अब सबसे पहले तो फाइंड द एंगल इन डिग्री एसोसिएटेड विथ अदर सेक्टर। तो जो अदर सेक्टर में जो एंगल बना है उसको हमें बताना है। तो आपको सिंपल सी बात है, आपको पता होता है जब भी हम इस टाइप से सर्कल में जो कुछ डायग्राम जो बनाते हैं ना, इसमें क्या होता है 360 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होता है। उसमें से बता दिया फूड 180 डिग्री है, क्लॉथिंग 63 डिग्री है, हॉर्स हाउस रेंट 72 डिग्री है, फ्यूल 27 है। तो सबको जोड़ के आपको 360 माइनस करोगे तो ये अदर्स निकल जाएगा। तो जब सबको जोड़ते हैं तो 270 आता है। तो 360 में अगर 270 आप माइनस करोगे तो कितना आता है? 90 डिग्री आता है। तो अदर्स भी कितना है? ये 90 डिग्री है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि पूरे सर्कल का एक कितना होता है एंगल? 360 होता है, 360 होता है। तो जब निकाला तो इसका आंसर क्या है? बी। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंसेस ऑन द फूड सेक्टर। अब फूड में कितना परसेंटेज एक्सपेंस कर रहे हैं वो। अब देखो किसी घर का एक खर्चा बता रहे हैं ना कि फूड में, इस डायग्राम में बताया गया है उसको। तो 108, तो पता है आपको 108 है फूड पे खर्चा, डिग्री में बात करें तो इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आपको 360 में पहले निकाल लेना है 108 के कितना परसेंटेज आ रहा है, करके देखें आप। जब इसको करके देखेंगे तो कितना आता है? ये आता है 0.3 या 3/10। आप करके देखेंगे आ जाएगा 0.3। 0.3 मतलब 100 इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंट निकालने के लिए तो 30%। तो ये फूड पे खर्चा कितना है? 30% है। उसके अकॉर्डिंग आप सबका परसेंटेज भी निकाल सकते हो। तो फूड का बस पूछा है यहाँ पे, तो आंसर क्या है इसका? बी। ये सब चीज़ों को समझना है, नॉर्मल चीज़ है ये। 108 आपका है, उसको डिवाइड बस करना है 360 में ना, उसका परसेंटेज निकल जाएगा कितना परसेंटेज है। मतलब 360 का कितना परसेंटेज है आपका 108, वही हमें निकालना था, वही फूड में उसका खर्चा है। आगे देख लेते हैं अब। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ HTML। इसको भी मैंने अपने बताया है वीडियो लेक्चर में, ICT वाले में। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसका आंसर क्या है? सी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस टाइप से एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, मैं बताया हूँ फुल फॉर्म वाला। The internet access to common public in India was first introduced। तो फर्स्ट टाइम इंटरनेट कॉमन पब्लिक के लिए कब आया था? तो 1995 में आया था। इसको डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा। अगला है विच एमंग द फॉलोइंग इज ए मोस्ट हेल्पफुल टू टाइप इन रीजनल लैंग्वेज ऑन स्मार्टफोन। तो स्मार्टफोन में आपको रीजनल लैंग्वेज देने का, चाहे हिंदी हो, अदर जो क्षेत्रीय भाषाओं को क्या करता है? हेल्प करता है। वो क्या चीज़ है? वो टाइपराइटर नहीं है, हनी कोड नहीं, क्या हो? यूनिकोड। इस चीज़ को याद रखेंगे। यूनिकोड ऐसा है सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, स्मार्टफोन प्रादेशिक मोस्ट हेल्पफुल टाइप रीजनल लैंग्वेज स्मार्टफोन्स के लिए। तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल कौन करता है आपको रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए? आपको क्षेत्रीय भाषा में कन्वर्ट करने के लिए स्मार्टफोन्स में तो यूनिकोड याद रखना है। यूनिकोड से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। जो हिंदी टाइपिंग नहीं भी आता है तो यूनिकोड के थ्रू आप उसको टाइप करके कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द डिजिटल ऐप लिंक टू गूगल। तो इसमें से कौन सा ऐप है जो गूगल से लिंक है? तो पेटीएम का अलग से सेपरेट है, भीम UPI अलग है, गवर्नमेंट का है, ये हमारे केंद्र सरकार का है। तेज अलग होता है, मोबीक्विक भी अलग है, हम जानते हैं। तो गूगल का क्या है? गूगल पे आता है, जी पे करके आता है। गूगल पे क्या आता है? जी पे। आप अगर आपको मोबाइल में इंस्टॉल भी होगा ये ऐप्स, तो गूगल पे इसमें देने नहीं दिया। इस वजह से क्वेश्चन को क्या किया गया था? विलोपित किया गया था, क्योंकि इसका आंसर क्या है? गूगल के साथ पे लिखा होना चाहिए था। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जितने भी जो पेमेंट ट्रांसफ़र का है ना, डिजिटल पेमेंट, इस सब चीज़ को भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला है 40
विच अमंग द फॉलोइंग इज द कंसोर्टिया ऑफ फॉर हायर एजुकेशन ई रिसोर्स लिंक टू द डिजिटल इनिशिएटिव। तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उस शिक्षा विभाग है केंद्र सरकार के यूजीसी के द्वारा, है ना, डिजिटल इनिशिएटिव के लिए ई रिसोर्स के लिए, मतलब जहाँ पर आपको ई रिसोर्स मतलब ई कंटेंट मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, तो ई शोध सिंधु। इस चीज़ को याद रखना है, क्या है, ई शोध सिंधु। आंसर 40 का है बी। क्योटो प्रोटोकॉल इज फॉर, क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का नॉर्मली एक्ट है। ओजोन डिप्लीशन से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम पढ़ते हैं। बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन 1992 अलग है, लेकिन क्योटो जो प्रोटोकॉल है ना, ये किस पे ही, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे, मतलब क्लाइमेट चेंज पर है ये, जो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसकी बात करता है ये क्योटो प्रोटोकॉल। तो आंसर 41 का डी। 42 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द नेचुरल सिस्टम इज यूज्ड फॉर द हॉट वाटर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो हॉट वाटर को नेचुरल सिस्टम क्या है, यूज फॉर हॉट वाटर, आपको पानी को गर्म करना है आपको डोमेस्टिक पर्पस मतलब घरेलू काम के लिए। नेचुरल सिस्टम तो क्या है, सोलर थर्मल, सोलर थर्मल है ना, सोलर फोटोवोल्टिक सेल, जियो थर्मल है, बड़ा प्लांट हो गया, सोलर डाइजेस्टर अलग हो गया। तब क्या है आंसर इसका 42 का ए, सोलर थर्मल। एक्सेस ग्रोथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स इन वाटर बॉडीज इज ड्यू टू द। अब एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं, जो भी आपको जलीय पौधे बोला जाए, है ना, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहे हैं। देखते हैं आप बहुत सारे तालाब में बहुत ज़्यादा ही एल्गी या फिर एक्वेटिक प्लांट्स का ग्रोथ हो जाता है, जलीय पौधों का। इसके पीछे रीज़न क्या है, वहाँ पर प्रॉपरली उनको पोषक तत्व मिल रहा होगा। तो इसका आंसर क्या है, इंक्रीज इन नाइट्रेट एंड फॉस्फेट। नाइट्रेट और फॉस्फेट क्या, उनका पोषक तत्व है। तो नाइट्रेट और फॉस्फेट का अगर क्वांटिटी बढ़ रहा है मतलब ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। तो अगर प्लांट्स का अगर हम देखेंगे, प्लांट्स अगर हमें ज़्यादा दिख रहा है किसी भी एक्वेटिक जलीय पौधों में, जलीय सिस्टम में, है ना, इसका मतलब है कि वहाँ पर पोषक तत्वों की भरपूर्ति है। तो एक्सेस ग्रोथ किसका हो गया है, इंक्रीज इन, ज़्यादा ही ग्रोथ हो गया नाइट्रेट एंड फॉस्फेट का। ठीक है, क्लियर है। आंसर सी, 43 का सी। 44 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। इसको मैंने पढ़ाया अपने एसिड रेन वाले वीडियो लेक्चर में। तो आंसर क्या है इसका, SO2। मैंने बताया था कि SO2 से क्या बनता है, वाटर से रिएक्शंस करने के बाद H2SO4 बन जाता है, और H2SO4 ही मेन रिस्पॉन्सिबल है आपका एसिड रेन के लिए। तो आंसर क्या है ए। CO भी CO2 सब है, बट सबसे ज़्यादा कौन है, लिखा है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम एसिड रेन होता है दो चीज़ की वजह से होता है, सल्फेट और नाइट्रेट, NX। तो नाइट्रेट इसमें दिया नहीं है, क्या बचा है, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। वेट पार्ट ऑफ द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कैन बी पुट इन यूज एज ए सॉइल कंडेंसर बाय यूजिंग। तो जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, जो आपको सॉलिड वेस्ट निकलता है ना, अपशिष्ट पदार्थ जिसको बोलते हैं, घरों से जो सॉलिड वेस्ट निकलता है म्यूनिसिपल से, नगर पालिका वेस्ट जिसको बोलेंगे हम, है ना, तो इसका सबसे अच्छा चीज़ क्या है, उसको क्या करें जिससे सॉइल को कंडीशनर के जैसे काम करता है, सॉइल के लिए मतलब अच्छा होता है। तो क्या है, कंपोस्टिंग, हम कंपोस्ट खाद बना देते हैं। वेट पार्ट लिखा है, अगर आप देखे होंगे, है ना, दो पार्ट होता है, रेड और ब्लू, सॉरी ब्लू, ग्रीन और ब्लू होता है। तो उसमें वेट वाला है उसको अलग सेपरेट करना है, गीला कचरा और एक सूखा कचरा की बात करते हैं। तो गीला वाला को हम क्या बना सकते हैं, कंपोस्टिंग में ले जा सकते हैं, कंपोस्ट खाद में ले जा सकते हैं। लेकिन जो सूखा है, जैसे प्लास्टिक है, जो डिग्रेडेबल नहीं है, जो खत्म नहीं हो सकता, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पायरोलिसिस करना पड़ेगा। पायरोलिसिस मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में जलाना, बर्निंग, डायरेक्टली जलाना, इंसिनरेशन, ये सब प्रोसेस है उसको ख़त्म करने का। जो सूखा वाला है जो इजीली ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन जो गीला वाला है जो कंपोस्टिंग में बनाया जा सकता है, उसको तो कंपोस्ट खाद में यूज़ कर लेते हैं। तो इस टाइप से आंसर क्या, 45 का ए। इन मुगल पीरियड हायर एजुकेशन लर्निंग सेंटर्स आर नोन एज ए। तो मुगल कालीन जो शासन व्यवस्था के टाइम में ना, हायर एजुकेशन सिस्टम को क्या बोला जाता था, तो आपने वर्ड सुना होगा मदरसा। हिंदी में देखिए मदरसा, इसी को लिखा भी मदरसा। तो मदरसा बोला जाता था उस टाइम, स्कूल कॉलेज ना बोल के मदरसा कहा जाता था। आंसर क्या, 46 का बी। रूसा, इसके बारे में मैंने पढ़ाया था। रूसा स्कीम इज लॉन्च्ड मेनली टू प्रोवाइड, क्या चीज़ के लिए रूसा को लॉन्च किया गया था, बताया था मैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, फंडिंग टू स्टेट लेवल हायर एजुकेशन, फंडिंग के लिए लाया गया था, इसको मैंने बताया भी है। 47 क्या होगा, सी, स्टेट लेवल हायर एजुकेशन, मतलब स्टेट के कॉलेजेस को फंड प्रोवाइड करता है रूसा के तहत, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, टेक्नोलॉजी को लेकर के, है ना, हायर एजुकेशन। इस सब चीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे तो याद रहेगा। अगला देखते हैं 48, द साइंस दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स विथ देयर इन्वायरमेंट। तो ये साइंस, जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम
बहुत सारे जीव जंतु ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ अध्ययन, उनके बीच के संबंधों का अध्ययन किसमें किया जाता है, इसको भी मैंने पढ़ाया अपने इन्वायरमेंट वाले में, इकोलॉजी बोला जाता है उसको। इकोनॉमिक्स तो अलग हो गया, एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान हो गया, जियोलॉजी भूगर्भ विज्ञान हो गया, लिखा भी यहाँ पर। तो इकोलॉजी कहलाता है पर्यावरण शास्त्र, आंसर सी। 49 का यूजीसी हैज बीन इंट्रोड्यूस इंडक्शन कोर्स फॉर टीचर्स इन हायर एजुकेशन। तो यूजीसी ने इंडक्शन कोर्स स्टार्ट किया है टीचर्स के लिए हायर एजुकेशन में। तो उसको क्यों लाया गया है, रीज़न क्या है, प्रिपेयर फॉर टीचिंग, ताकि उनको प्रिपेयर किया जाता है टीचिंग के लिए कि आपको किस टाइप से टीचिंग कराना है। उसमें जो इंडक्शन प्रोग्राम होता है उसमें कोर्सेज होता है माइक्रो टीचिंग को लेकर के, है ना, अलग अलग कोर्सेज होता है जो बताया जाता है टीचरों को कि आपको टीचिंग कैसी करानी है, कैसे आप प्रिपेयर हुए टीचर बनने के लिए, कि कैसा आप प्रिपेयर रहें टीचिंग को, किस इफेक्ट, किस मैनर में आपको पढ़ाना है, क्या चीज़ को एक्सप्लेन करना है, इन सब चीज़ों के बारे में टीचरों को सिखाया जाता है, प्रोफेसरों को सिखाया जाता है, जिसको बोलते हैं इंडक्शन कोर्स। ठीक है, तो प्रिपेयर फॉर टीचिंग। 50 का स्वयं इज ए प्रोग्राम प्लेटफॉर्म फॉर इज डेवलप्ड बाई, फिर से आया है। तो टेक्निकल सब्जेक्ट भी मिलता है। अब स्वयं में क्या क्या प्रोग्राम मिलता है, क्या क्या कोर्स है इसमें, ह्यूमैनिटी का कोर्स, ह्यूमैनिटी मतलब होता है आपका आर्ट्स वाला बैकग्राउंड, टेक्निकल मतलब तकनीकी शिक्षा हो गया, मैनेजमेंट भी मिलेगा। तो आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव सब्जेक्ट। तो सभी का कोर्सेज आपको देखने को मिलता है स्वयं पोर्टल में। क्लियर है, तो मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस को आंसर भी बता दिया हूँ और कुछ सबका एक्सप्लेनेशन भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कुछ चीज़ छूटा है, जैसे पैराग्राफ को लेकर के हो गया, कंप्रेहेंशन को लेकर के, तो ये सबको पहले हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तब जाकर हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको सही लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में। ऐसे ही कुछ और अदर स्टेट के भी सेट एग्जाम को हम लोग एक एक करके देखेंगे। इससे क्या होता है, हमें एक रफली आइडिया मिलते जाता है कि सेट में लेवल कैसा होता है ना, सेट अदर लेवल, क्योंकि जब तक हम ये नहीं करेंगे हम कॉन्फिडेंस नहीं आता है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके।